एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर 8 जो है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखिए, अन्योन क्रिया का मतलब होता है जो मानव है पर्यावरण के साथ कैसा परस्पर क्रिया करता है ना। और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश में हम लोग देखेंगे यहाँ का जो जीवन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे अमेजन बेसिन में जीवन, जलवायु, वर्षावन के निवासी कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में का जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इसमें वो है अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। ये जो मानचित्र देख रहे हैं ये है अमेजन बेसिन का मानचित्र, ठीक है। ये जो बहुत सारे सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहता है। जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य जो भाग है उसको भूमध्य रेखा कहेंगे। और यहीं पे क्या होता है, अमेजन नदी बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसको हम लोग मुहाना कहते हैं ना, जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बहुत से देश के भागों में बटी हुई है, जैसे ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया के कुछ भागों में, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है, मतलब बहती है यहाँ से होकर। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो अमेजन बेसिन है उसका नाम कैसे पड़ा था ना। तो क्या आप जानते हैं, वो देखिए आप। जब स्पेन के अवेनिस्को मतलब खोजकर्ता होते हैं, जब इस नदी की खोज की तो वहाँ के स्थानीय लोग ने इन पर आक्रमण कर दिया और उन आदिवासियों ने उनको प्राचीन रोम में जो अमेजन्स नाम के महिला योद्धाओं होती थी उनकी याद दिला दी। इसी नाम पर क्या हुआ, अमेजन नाम पड़ा इसका, ठीक है। अगला टॉपिक है जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। ये तो पीछे आप लोग देख चुके हैं। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। जो अमेजन नदी जो बेसिन है वहाँ पे पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ के मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। जो दिन का तापमान होता है वो उच्च होता है, मतलब हाई होता है, आर्द्रता भी हाई होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है जैसे दिन में होती है। अगला टॉपिक है हम लोगों का वर्षावन। इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने वन उग जाते हैं, ठीक है। जो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा घना वन है जो जिससे क्या हो रहा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे नहीं पहुंच पाता ना, एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। वैसे ही पेड़ पौधे उग पाते हैं यहाँ पे जो छाया में बढ़ सकते हों। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलियार्ड जैसे पौधे उगते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। प्राणी जात मतलब जो यहाँ पे वर्षावन में जीव जंतु जो पाए जाते हैं। टुकुन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी, जिनके जो पंख होते हैं वो रंगीन होते हैं ना, उनको रंगीन पक्षित वाले पक्षी कहेंगे। एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होती है। मतलब बहुत ज़्यादा जो भारत में पाए जाते पक्षी उनसे बहुत ही अलग होते हैं यहाँ के पक्षियाँ। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में जैसे बंदर, स्थाल एवं चींटी खाने वाली टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सर्प की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनोकोंडा एवं बोवा कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में पाए जाते हैं। मांस खाने वाले पिराना जो मछली होती है उसके अलावा मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों को विविधता की दृष्टि से
यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब यहाँ पे जो बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के जो लोग क्या करते हैं, छोटा सा जगह में वन को साफ करके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टिपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, मतलब कभी मिलता भी है नहीं भी मिलता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक है, वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये कर्तन और दहन पद्धति क्या होता है ना, एक जगह पेड़ पौधों को साफ करके फसल उगाई जाती है, इसके बाद वहाँ से दूसरे जगह चले जाते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोका है, जिसके कासावा भी कहते हैं, जिसको मोनिका को हम लोग क्या कहेंगे, कासावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगद फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तिरु ढलान वाली होती है, जो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। इसको कहते हैं मलोका। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग के ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस के अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकल कर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे पौराणिक तरीकों से खेती करते हैं आज भी। ठीक है, वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, मतलब खोते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जो चित्र 8.6 में दिया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं संघन वन भूमि बंजर में बदल जाते हैं। जो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि जो पहले कैसा था, जो फर्स्ट वाला चित्र है उसमें देखिए बहुत सारे जंगल हैं। इसके बाद जो कुछ लोगों ने इसको जंगल को काटकर अपनी खेती के लिए भूमि का उपयोग किया, इसके बाद फिर से वो थोड़े ही जंगल बचे हुए। इस प्रकार से क्या हो रहा है, वर्षावन का जो वन है वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर पहुंचते चला जा रहा है। अगला टॉपिक है हम लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीव। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं वही उसी से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का निर्माण होता है। यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है, मतलब बीच में स्थित है ना। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है, मतलब बहती है। आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होता है। जो भी मानसूनी का जो इलाका होता है उसमें मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में ही वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे गर्मी होती है और शीत ऋतु में यहाँ पे ठंडी होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलकृतियाँ होती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, मतलब यहाँ पे कोई बसना नहीं चाहता है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कम लोग रहते हैं। इसी कारण मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त, अतः जहाँ जनसंख्या घनत्व होता है, मतलब बहुत घना होता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान यहाँ की मुख्य फसल होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। अब धान की खेती में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा जल के उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको जहाँ उगाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा में जल की होनी ज़रूरत होती है।
यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है ना, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या अगर की बात की जाए तो 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और तथा बिहार का 1102 है। तो मतलब जितने भी लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, वो सारी उसका घनत्व होता है। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा भी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीवन पाए जाते हैं, जैसे रेहू, कतला एवं हिल्सा जो मछलियाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। सबसे लोकप्रिय प्रजाति है जो यहाँ पे पाई जाती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जो हमेशा जो चावल और मछली खाया करते हैं ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो लोग हैं इनका मुख्य आहार है मछली एवं चावल। आप लोग देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है एक सींग वाला गेंडा जो 8.11 में है, और 8.12 में जो है मगर का है चित्र दिया हुआ। यहाँ पे देखिए कुछ जान लेते हैं ना, क्या आप जानते हैं जो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बना कर कृषि करने के लिए होता है। जो वेदिका का निर्माण किस लिए होता है, जो खड़ा जो होता है ढलान वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे ऐसा वेदिकों का निर्माण होता है जो फिगर में देख पा रहे होंगे आप लोग, वो कृषि के लिए होता है। ढलान को इसीलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अगर तीव्रता से जल का प्रवाह होता है तो वहाँ से मिट्टी को काट कर ले जाएगा पानी, ठीक है, अपने साथ। इसीलिए वेदिकाओं में किया जाता है खड़ी ढलानों में कृषि का कार्य। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, मतलब बसे हुए हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसी बड़ी से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर भी जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इन शहरों तथा यहाँ उपस्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती जा रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। जो बेसिन है, जो नदी है, उसमें यातायात का मतलब यहाँ से वहाँ जाने का जो सुविधा है वो बहुत ही फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो नदी के तट पर जो क्षेत्रों में जलमार्ग यात्रा का प्रभावशाली माध्यम होता है। जो नदी के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जलमार्ग ही यातायात का प्रभावशाली माध्यम होता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पतन है। पतन मतलब पोर्ट है ना। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है, जो हवाई पोर्ट भी स्थित है। यहाँ पे देखिए कुछ क्या आप जानते हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें पर्यटन के भी कई सारे साधन उपलब्ध हैं। जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल इस बेसिन में उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ हुई हो। अगर आप भी इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि